Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good afternoon, colleagues. मैं मोहम्मद कामरान NHM की बिहाफ पे आप सारे पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करता हूँ। इन वेबिनार्स के इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि बेसिकली नेशनल ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क इक्वा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन वेबिनार्स को बेसिकली कंडक्ट करा रही हैं। बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन को प्रमोट किया जा सके और साथ में ये कि जो रिलक्टेंस है लोगों में अभी भी जो पाई जाती है तो उसको जो है ख़त्म किया जा सके। इस हवाले से हम तकरीबन कोई 4 वेबिनार पिछले 4 महीनों में कर चुके हैं। आज हमारा 5वां वेबिनार है और इस वेबिनार का जो टॉपिक है वो है कोविड-19 वैक्सीनेशन के हवाले से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो जितनी भी नेशनली इंटरनेशनली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उस पे आज बात होगी इस वेबिनार में। इस वेबिनार को बेसिकली डॉक्टर मुमताज अली खान साहब कंडक्ट कर रहे हैं जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में फील्ड एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज सर्विलेंस डिवीजन में बतौर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब को मैंने मेरे ख्याल में पिछले 4 वेबिनार्स में या 2-3 वेबिनार्स में डिटेल में उनकी इंट्रोडक्शन कराई थी। फिर भी बताता चलूं कि डॉक्टर साहब बेसिकली पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट हैं और उसके अलावा जो है तकरीबन 32 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और इसके अलावा तकरीबन कोई 28 रिसर्च पेपर उन्होंने लिखे हैं। तो आज के इस वेबिनार के लिए मैं फॉर्मली इनवाइट करता हूं डॉक्टर साहब के काइंडली वो अपने प्रेजेंटेशन को जो है आगे बढ़ाएं। इस दौरान एक दफ़ा फिर भी कहूंगा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली उसको चैट बॉक्स में लिख लें या फिर अपने साथ नोट कर लें। जब डिस्कशन का सेशन शुरू होगा तो उसमें आप काइंडली अपना सवाल पूछ सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर मुमताज। थैंक यू सो मच कामरान साहब। बड़ी खुशी है मुझे कि आप ये इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज करते हैं अपने स्टाफ के लिए, अपनी कुलीग्स के लिए, और टाइम टू टाइम हम इनसे मुखातिब भी होते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि ये हर जगह टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वक्त हमने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक चुना है इसके लिए कि वैक्सीन पे हमने सबसे पहले भी एक वेबिनार किया था, लेकिन वो वैक्सीन के टाइप्स पे था और इस पे था कि वैक्सीन कौन कौन सी पाकिस्तान में अवेलेबल है, कौन कौन ये वैक्सीन लगा सकते हैं और क्या इनकी साइड इफेक्ट्स और इसके बारे में था। फिर एक और हमने वेबिनार किया था कि उसमें मिथ्स एंड जो कॉन्सेप्शंस हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी कोविड डिजीज और वैक्सीन के बारे में, वो हमने उस पर वेबिनार किया था। तो ऑलमोस्ट दिस इज द टाइम दैट almost every person knows about vaccine, knows about this disease, and every person is aware about the pros and cons of COVID vaccination and COVID disease. And fortunately, we have seen fourth wave, और फोर्थ वेव से इस वक्त हम निकल गए हैं और फॉर्चुनेटली वी हैव लेस केसेस नाउ। हमारी जो पॉजिटिविटी है वो कोई 12-15% से 20% से अभी तकरीबन 1.5-1.6% पे आई है और ये लेवल ऑलमोस्ट चलता रहेगा, खुदा न खास्ता अगर दोबारा हमारे पास कोई वेव नहीं आता तो। और दोबारा वेव न आने में वैक्सीनेशन का बहुत मेजर किरदार है। मुझे यकीन है कि हमारे पास इस वक्त जो 14-15 लोग अवेलेबल है आपके वेबिनार के जरिए, इनमें से 100% तमाम वैक्सीनेट हो चुके होंगे अभी तक और इनके फैमिलीज में भी वैक्सीनेशन हो गई होगी। क्योंकि इन वेबिनार्स का असर बाकियों पे हो या ना हो, कम से कम हमारे अपने लोगों पे जो ये सुन रहे हैं, जो ये यहाँ पे आपके पास काम कर रहे हैं, उन पे होना चाहिए कि वो वैक्सीन को प्रमोट भी करें, वैक्सीनेशन को प्रमोट भी करें और वैक्सीन खुद भी लगवाएं, दूसरों को भी लगवा दें। और यही असर था कि फोर्थ वेव से अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े आसानी से निकल आए। ज्यादा लोग इसमें सीरियस नहीं हुए, ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हुए। हालांकि अगर आपको याद हो तो शुरू में इस डिजीज की वजह से हमारे हॉस्पिटल्स भर गए थे और इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी सिफारिशों से भी जगह नहीं मिलती थी। और इस दफा फोर्थ वेव में हम इतनी ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशंस और डेथ्स की हमने फेस नहीं की। सो आई विल स्टार्ट विद फ्यू स्लाइड्स on this disease. मैं ट्राई करता हूँ कि इसको मैं ले जाऊँ। अच्छा,
क्या बेसिक्स है कोविड वैक्सीन में? कोविड वैक्सीनेशन इज ए सेफ वे टू हेल्प बिल्ड प्रोटेक्शन. अगर हम प्रोटेक्शन चाहते हैं तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीजों के साथ जो कोविड वैक्सीनेशन है ये भी एक सेफ्टी का जरिया है. और जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवाई है ड्यूरिंग दिस लास्ट 4th वेव, हमने देख लिया है कि उनको अगर बीमारी हुई भी है तो बहुत माइल्ड, बहुत कम सेवेरिटी की बीमारी हुई है और वो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंचे. जितने लोग इस वक्त जिनकी डेथ्स हुई है या जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी, या वो लोग हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज थे, या वो लोग हैं जो कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ थे. सो कोविड वैक्सीनेशन विल हेल्प प्रोटेक्ट यू by building immunity without the risk of severe illness. फिर क्या फैक्ट्स हैं, की फैक्ट्स क्या है इस बीमारी के बारे में? वो ये है कि it is easy to be confused by all the information. आप अगर इंफॉर्मेशन देखते हैं सोशल मीडिया पे या आप वेबसाइट पे देखते हैं तो बहुत सारे इदारे हैं जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन देते हैं और जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं. सो अच्छा ये है कि आप या तो अपने मुल्क का जो NCUC का वेबसाइट देखें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का वेबसाइट देखें, चाहे प्रोविंशियल हो चाहे फेडरल हो, और या WHO या CDC का वेबसाइट देखें. इसके अलावा जो बाकी वेबसाइट्स आप देखेंगे हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजन. सो वैक्सीन लेने से आप क्या होता है कि आप ज्यादा सिक नहीं होते, आप ज्यादा बीमार नहीं होते, आप ज्यादा सिवियर बीमारी के मुर्तकिब नहीं हो सकते. और कम जो लोग हैं पीपल हु हैव ऑलरेडी गॉटन सिक, अगर कोई बंदा ऑलरेडी कोविड बीमारी गुजार चुका है तो उनको भी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो कोविड से एंटीबॉडीज आती है वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती. और कोविड बीमारी जिन्होंने गुजारी है उनको अगर वैक्सीन लग जाए तो इट्स जस्ट लाइक अ बूस्टर डोज फॉर देम, ये बूस्टर की तरह है. और वैक्सीन की वजह से आपको बीमारी नहीं लग सकती, आपको कोविड नहीं लग सकता, क्योंकि वैक्सीन में लाइव वायरस नहीं होता जैसे कि हमारे पोलियो और बाकी चीजों में होते हैं. और वैक्सीन आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं लेके आ सकता. अक्सर वैक्सीन लगाने वाले ये क्वेश्चन हमसे जरूर करते हैं कि भाई अगर मैं वैक्सीन लगाऊं तो कल अगर मैं बाहर जा रहा हूँ मेरा टेस्ट पॉजिटिव तो नहीं होगा. तो ये आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं करवाएगा. वैक्सीनेशन जैसे भी हमने बात की कि ये आपके रिस्क को कम कर देते हैं, आपके ज्यादा डिजीज के रिस्क को कम कर देते हैं, आपको ये हेल्प करते हैं कि आप खुद भी बचें, दूसरों को बचाएं. वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो ज्यादा बीमारी को स्प्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इनको लगेगी नहीं, और जब किसी को बीमारी लगेगी नहीं तो वो फैलाएगा कैसे, और अगर लगेगी भी तो इनकी बीमारी सिवियर नहीं होगी, बहुत माइल्ड हो सकता है. थोड़ा बहुत बदन में दर्द, थोड़ा बहुत बुखार हो, ज्यादा खांसी भी ना हो, ज्यादा स्नीजिंग भी ना हो, तो इनको ज्यादा ट्रांसमिशन का रिस्क नहीं होगा. दूसरी बात कि वैक्सीनेटेड लोगों को अगर ये बीमारी लगती भी है तो उनका ड्यूरेशन कम होता है. जो अभी तक स्टडीज आई है उनका ड्यूरेशन कम होता है, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए उनकी बॉडी में वायरस नहीं रहता, इसलिए ज्यादा स्प्रेड करने का रिस्क नहीं होता. और दूसरा ये कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हो जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी, और मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी भी कम्युनिटी में 20 लोग हो और 20 लोगों में से 10 या 15 ने वैक्सीन लगाए तो बाकी जो 5 है वो भी बचे रहेंगे. इसको हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं कि वो कम से कम इन 10-15 से वायरस गुजर के उनके पास नहीं पहुंचेगा. तो आप अपनी कम्युनिटी को भी सेव कर सकते हैं और डेफिनेटली आप अपने मुल्क की इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकते हैं. लाइक दिस टाइम अब देखें बच्चों के स्कूल खुल गए, कारोबार खुल गए, हर चीज दफ्तरों में हाजिरी बढ़ गई है. ये क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन हुई है, डिजीज का रिस्क कम हो गया है और जो पॉजिटिविटी है टेस्टों की वो भी कम हो गई है. सो ये एक 2-4 फायदे हैं इसके. और आपकी जो डेंजरस डिजीज है वो आपकी प्रिवेंट हो सकती है, आपकी इम्यून सिस्टम बेहतर हो सकता है, और ये एक पावरफुल मेडिसिन है. यानी ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट तो आपके सिर्फ डिजीज को कवर करती है, ये आपकी डिजीज प्रिवेंट करती है. आपको तकलीफ भी नहीं होती है, आपको आपका खर्चा भी नहीं होगा, आपका इकोनॉमिकल लॉस भी नहीं होगा आपकी कंट्री का. तो ये थोड़ी बहुत वैक्सीन की जो जनरल बातें हैं उसके बारे में मैंने थोड़ा सा अपडेट करना था. जितनी भी वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल है तकरीबन तमाम सेफ है हमारे पास, पाकिस्तान में जो अवेलेबल है, पाकिस्तान से बाहर जो अवेलेबल है, और ये तमाम में ये खासियत है कि ये सीवियर डिजीज, हॉस्पिटल एडमिशन और डेथ से ये बचा सकती है किसी न किसी हद तक. पाकिस्तान में इस वक्त जो वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास चाइनीज वैक्सीन है तकरीबन 3-4 टाइप्स की. कैंसाइनो है, साइनोवैक है, साइनोफार्म है और पाकवैक. हमारे पास इस वक्त फाइजर वैक्सीन है, मॉडर्ना वैक्सीन है, और कुछ न कुछ हद तक जॉनसन भी आई थी लेकिन वो बहुत कम मकदार में.
2 डोजेज हैं तमाम वैक्सीन की, सिवाय कैंसाइनो के और पाकवेक के और जॉनसन एंड जॉनसन के। बाकी तमाम के 2 डोजेज है, और जिन लोगों ने 2 डोजेज लगाए वो फुली वैक्सीनेटेड समझे जाते हैं। पाकवेक और कैंसाइनो का 1 डोज है, जिसने 1 डोज लगाया वो भी फुली वैक्सीनेटेड है। और ये बात मैं बताता चलूं कि आजकल जो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रेवल है वो बगैर फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट के आप कर ही नहीं सकते। आप इस्लामाबाद से पेशावर तक, कराची तक या क्वेटा तक बाय एयर तब तक नहीं जा सकते जब तक आपके पास फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट ना हो। और अब तो डाइओ ने भी अपनी जो सर्टिफिकेशन है, अपनी जो टिकट्स हैं वो सर्टिफिकेट्स के साथ मशरूत कर दी हैं, रेलवे टिकट्स भी। सो आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीजें जो हैं, इवन कुछ अरसे बाद आपकी जो एंट्री है, जैसे सेंटारस इस्लामाबाद में एंट्री भी आपके सर्टिफिकेट पे है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ना हो तो दे विल नॉट अलाउ यू टू एंटर सेंटारस मार्ट। सो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें हमारी मजबूरी भी बनती जा रही है वैक्सीनेशन। एक मजबूरी तो ये वॉलंटियर मजबूरी कि हम अपनी सेहत के लिए करें, लेकिन अपने रोजमर्रा जिंदगी में काम करने के लिए भी हमें सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। सो वैक्सीन सेफ्टी कैसे इंश्योर हुई है? काफी सारे लोगों को वैक्सीन लग गई दुनिया में, इनकी सेफ्टी इंश्योर हो गई है। पहले तो ट्रायल्स के अलावा जो लोगों को लगी वो भी एक टाइप ऑफ ट्रायल है। मुख्तलिफ कौमों में वैक्सीन लग गई है, पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में, और काफी सारे लोगों को कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है, सिवाय बदन दर्द के, खांसी के और उल्टी बुखार के। इस तरह बाकी कोई ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं आए, सिवाय चंद एक इंसिडेंट्स की जो पाकिस्तान में भी हुई हैं और बाहर भी, लेकिन उसकी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि वो क्या है। तो ये सारे स्टेप्स जो है FDA जो है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USA, CDC और WHO इंश्योर करती है। इस इंश्योरेंस के बाद, श्योरिटी के बाद आपके पास मार्केट में वैक्सीन आती है। सो जहाँ भी इतना टाइम गुजरा है उसमें यह है कि हमारे पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई वैक्सीन के बारे में। बहुत सारे लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल्स में वैक्सीन में पार्टिसिपेट किया। फिर गवर्नमेंट ने काफी सारे पैसे खर्च किए, काफी सारे पैसे भी खर्च किए, और जैसे पाकिस्तान ने तकरीबन बहुत सारे पैसे खर्च किए वैक्सीन लेने में। हमें थोड़े से डोनेशंस मिले, बाकी तमाम जितनी वैक्सीन इस मार्केट में अवेलेबल है ये गवर्नमेंट के अपने पैसों पे है, आपके पैसे, कौम के पैसा। और फिर पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकवेक जो है पाकिस्तानी वैक्सीन है, चाइना के साथ हम बना रहे हैं। सो ये थोड़ा सा टाइमलाइन था। शुरू वाले वेबिनार में हमने ये बता दिया था कि जो ट्रेडिशनल वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस है टेक्स 2 to 3 years, लेकिन कोविड चूंकि बड़ी इमरजेंसी थी और इसके लिए 1-2 स्टेप्स उन्होंने इकट्ठे कर दिए, तो हमें 4-6 महीने में वैक्सीन तैयार मिल गई है आफ्टर प्रॉपर सेफ्टी एश्योरेंस। कुछ लोग हैं जो वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन इस वक्त जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है वो ये है कि 12 साल से ऊपर तमाम लोग वैक्सीन ले सकते हैं, जिसमें हामला ख़वातीन है या दूध पिलाने वाली ख़वातीन भी आती हैं। और पाकिस्तान में भी आपको पता है कि अंडर 18 वैक्सीनेशन स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में शुरू हो गई है। सो कोई भी बंदा इस वक्त वैक्सीन ले सकता है, और किसी को लगता है कि वो हाई रिस्क है या उनको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है या बीमारी है, कोई डायबिटिक है, वो अपने फिजिशियन से जरूर मशवरा करें। अपने फिजिशियन से मशवरे के बाद वो अपनी वैक्सीन लगा सकते हैं। अच्छा, कैन आई गेट कोविड फ्रॉम कोविड वैक्सीन? जैसे कि पहले बात की हमने कि कोविड वैक्सीन से आपको कोविड न बीमारी हो सकती है, न आपका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ कि वो क्वेश्चन जो लोग हमसे करते हैं, दुनिया में लोग करते हैं, वो मैंने चंद एक क्वेश्चन यहाँ स्लाइड्स पे रखे हैं और मेरे ख्याल में यही आपके भी क्वेश्चन आपके जहन में आते होंगे। सो एक क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोविड वैक्सीन से कोविड बीमारी हो सकती है? तो नो, क्योंकि इसमें लाइव वायरस नहीं होता। एक और क्वेश्चन है कि डू द कोविड वैक्सीन हैव एनी साइड इफेक्ट्स? डेफिनेटली हैव साइड इफेक्ट्स। एवरी ड्रग, जितनी भी दवाइयां हैं उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, और जो इस वक्त साइड इफेक्ट्स है वो थोड़े बहुत यही है कि थकावट फील होती है वैक्सीन से ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक, 48 आवर्स तक। सर में दर्द हो सकता है, आपको जहाँ पे इंजेक्शन लगेगा वहाँ दर्द हो सकता है, वहाँ स्वेलिंग हो सकती है, आपके जोड़ों में दर्द आ सकता है, आपको सर्दी के साथ बुखार आ सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं, आपको इवन लूज मोशंस हो सकते हैं, लेकिन ये 24 से 48 घंटे तक ये खत्म हो जाते हैं, ये सारे साइड इफेक्ट्स। और यही साइड इफेक्ट्स बाकी वैक्सीन की भी है। जैसे हम बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, PPI की जो वैक्सीन है, तो आपने ये सुना होगा कि जैसे गर्भ खवातीन आती है बच्चों को पेनाडोल ड्रॉप्स देते हैं,
یا دوائی دیتے ہیں اور 2-3 دن تک ان کو بخار ہو سکتا ہے. اس لیے اس بیماری اس ویکسین کے ساتھ بھی آپ کو بخار سائڈ افیکٹس اس طرح چھوٹے موٹے ہو سکتے ہیں. فائزر ویکسین چونکہ چھوٹے بچوں میں ابھی لگانے شروع ہو گئے ہیں, 12 سال سے اوپر آپ لگا سکتے ہیں. پاکستان میں یہ تقریباً 15 سال سے اوپر ہم لگا رہے ہیں اور اس پہ سیفٹی یہ اسٹڈیز اویلیبل ہے انٹرنیشنل. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جو وائٹ اینڈ بلیک ہسپینک اور ان میں اسٹڈیز ہوئی ہے. آفٹر دیٹ these vaccine were allowed to be inoculated to injected to under 18 years old. Should someone with allergies can get vaccine? Yes. اگر ویکسین کے کنٹینٹس کو الرجی نہیں ہے, ویکسین میں جو چیزیں موجود ہے اس سے الرجی نہیں ہے, تو باقی کوئی دوائی کو اگر الرجی ہے تو وہ ویکسین لے سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر کسی کو کسی بھی بیماری سے کسی بھی دوائی سے اگر کسی بندے کو الرجی ہوئی ہے تو اپنے فزیشین سے ضرور مشورہ کریں ویکسین لگانے سے پہلے. بے شک سیپروفلاکسین سے ہوئی ہو, بے شک آپ کو ڈسپرین سے ہوئی ہو, تو بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ ویکسین لگائیں. لیکن منع کوئی ویکسین نہیں ہے, صرف اس صورت میں منع ہے اگر اسی ویکسین کے انگریڈینٹس کو آپ کو الرجی ہوئی. فار ایگزامپل اگر میں نے پہلا ڈوز لگایا اور مجھے بہت زیادہ الرجی ہو گئی ہے تو میں دوسرا ڈوز اسی ویکسین کا نہیں لگاؤں, یہ بالکل ریکمینڈیڈ نہیں ہے. ایک اور کوشچن ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے, ان کا بچہ چھوٹا ہے, دودھ پینے والا ہے یا وہ حاملہ ہے اور ان کا بچہ ہونے والا ہے تو ویکسین لگا سکتے ہیں کہ نہیں. تو ریکمینڈیڈ ہے ویکسین, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی گائنیکالوجسٹ سے مشورہ کرنا ہے کیونکہ بعض پریگننسیز جو ہے وہ ہائی رسک ہوتے ہیں کسی بھی ویکسینیشن کے لیے. سو نارمل پریگننسی نارمل حالات میں آپ ویکسین لگا سکتے ہیں, اور جو حاملہ خواتین ہیں وہ زیادہ رسک میں ہے کووڈ ڈیزیز کے لیے. ایسے لوگ جو امیونو کمپرومائزڈ ہے, حمل میں بھی تھوڑی بہت آپ کی امیونٹی لو ہو جاتی ہے, تو ایسے لوگوں کو اگر خدا نخواستہ کووڈ بیماری ہوتی ہے تو ان میں زیادہ کمپلیکیشنز آ سکتے ہیں, اس لیے ان لوگوں کو ویکسین ضرور لگانی چاہیے. لیکن پھر بھی ان کی ریکمنڈیشن ان کی گائنیکالوجسٹ یا ان کی جو ڈاکٹر ہے ان کی طرف سے آنی چاہیے, بغیر ان کے مشورے سے ویکسین نہ لگوائیں. Can someone who is pregnant or breastfeeding? Yes, they can discuss with his physician, his doctor, her doctor, and then can get the vaccination. اور جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں وہ ضرور ویکسین لگوائیں, ان کو لگ سکتی ہیں, وہ خود بھی بچے اور بچوں کو بھی بچائیں. ایک اور کوشچن آتا ہے کہ are the COVID vaccine are safe for children? Yes, they are safe for children. Only Pfizer is authorized for 12 years and old because its safety has been ensured by FDA and WHO. موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن ویکسین جو ہے 18 سال سے اوپر لگائے جا سکتے ہیں, اور جو چائنیز ویکسین ہے ہمارے پاس پاکستان میں اویلیبل وہ بھی 18 سال سے اوپر لگائے جا سکتے ہیں. ایک جو شروع میں باتیں آئی تھی کہ ویکسین جب لگائیں گے تو آپ کا DNA چینج ہو جائے گا, آپ میں یہ کوئی انفرٹیلیٹی کاز کریں گے, آپ میں پتہ نہیں کیا چینجز آئیں گے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی DNA چینج نہیں ہوتا. پوری دنیا میں لگ رہے ہیں اور اس کی سیفٹی بھی انشور ہوئی ہے, مسلم کنٹریز میں بھی یہ لگ رہے ہیں اور نان مسلم میں بھی, تو اس میں کوئی DNA چینج نہیں ہوتا. اور اس طرح کی ویکسین ہمارے پاس اور بھی اویلیبل ہے, ہزاروں قسم کی ویکسین اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے مختلف ڈیزیزز کی, اور 10-12 ویکسین تو ہم API میں بچوں کو ابھی تک لگاتے آ رہے ہیں. سو یہ ساری ویکسین پریپریشن کا ایک ہی اسٹرکچر ہوتا ہے, سم واٹ کچھ لائیو ویکسین ہوتے ہیں, کچھ اٹینویٹڈ ہوتے ہیں, اور کچھ جو جراثیم کے پارٹس ہیں اس سے بنتے ہیں. تو یہ جو ویکسین ہے یہ پارٹ سے بنے ہوئے ہیں. کووڈ جو جراثیم ہے, کووڈ وائرس ہے, ان کے DNA سے یا RNA سے بنتے ہیں, اس لیے یہ آپ کے DNA کو چینج نہیں کرے گا, اور یہ فل DNA یا RNA نہیں ہوتا, یہ پارٹس آف دیٹ RNA یا DNA ہوتا ہے. سو جو ویریئنٹس ہے اس وقت ہمارے پاس ظاہر ہے 4th ویو میں زیادہ ویریئنٹ تھے. ویریئنٹ کے خلاف یہ تمام ویکسین افیکٹو ہے اور کچھ حد تک افیکٹو ہے. ہمارے پاس جو ایک اسٹڈی سے ڈاٹا آیا تھا اس میں یہ میں نے پچھلے ویبنار میں بھی بتایا تھا کہ تقریباً جو جانسن اینڈ جانسن ہے وہ 67% ڈیلٹا ویریئنٹ کے اگینسٹ کام کر سکتی ہے. موڈرنا جو ہے یہ 72 سے 95% ہے, اور فائزر جو ہے یہ 64 سے تقریباً 96% ہے, اور جو چائنیز ویکسین ہے وہ تقریباً 50 سے 70% تک آپ کو ویریئنٹ سے ڈیلٹا ویریئنٹ سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ویکسین نہ لگانے سے پھر بھی لگانا بہتر ہے, کیونکہ آپ کو سیویئر ڈیزیز نہیں ہوگی. اگر انہی ویریئنٹ سے آپ کو ڈیزیز بھی ہو جاتی ہے تو وہ مائلڈ اینڈ ماڈریٹ ہوگی, آپ کو سیویئر ڈیزیز سے یہ ویکسین بچا سکتے ہیں. Should I get vaccinated if I already had COVID infection? Yes, of course. کیونکہ کووڈ انفیکشن جو ہے وہ آپ کو اتنی زیادہ امیونٹی نہیں دیتی, اتنی زیادہ لانگ لاسٹنگ امیونٹی نہیں دیتی.
एज कम्पेयर टू कोविड वैक्सीन। इसलिए जब अगर आपको बीमारी हुई है, कोविड इन्फेक्शन हुआ है, इस साल हुआ है, पिछले साल हुआ है, 2 महीने पहले हुआ है, तो उसके तकरीबन 1 महीने बाद या 2 वीक्स के बाद आप वैक्सीन लगा सकते हैं। एक जो आजकल नई बात है या हर बंदा पूछना चाहता है, पूछते हैं हमसे लोग कि बूस्टर डोज किस किस को लगाना चाहिए। तो बूस्टर डोज दुनिया में अभी सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त बूस्टर डोज सिर्फ उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो बाहर जा रहे हैं, जिनकी वीजा रिक्वायरमेंट है, जिनकी जिस कंट्री की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए बूस्टर डोज फाइजर, मॉडर्ना की अवेलेबल है, एस्ट्राजेनेका भी अवेलेबल है। लेकिन वो लोग ये तकरीबन सीडीसी ने अप्रूव किया है सितंबर 24 को कि बूस्टर डोज कुछ लोगों को जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी एज ज्यादा है या जो ज्यादा बीमारी में, जैसे ये कुछ ओल्ड एज, कुछ अंडरलाइन कंडीशन है, एस्थमेटिक है, कैंसर के पेशेंट है, डियाबिटिक है, और या ऐसी जगहों पे लोग काम करते हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जो हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, आईसीयूज में काम करते हैं, या जिनके घरों में ऐसे मरीज हैं जिनको ये बीमारी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, तो उन लोगों को बूस्टर डोज लगाया जा सकता है। और पाकिस्तान में इस वक्त बूस्टर डोज अवेलेबल है। जनरली अभी बूस्टर डोज की रिकमेंडेशन नहीं है। जितनी भी ये आपको मैंने दूसरी स्लाइड पे जरा क्लियर कट बता दिया कि 65 इयर्स एंड ओल्डर, 50 इयर्स एंड ओल्डर, और इन लोगों को अगर कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन हो, जैसे कैंसर के पेशेंट हो, तो यंग एज में भी बूस्टर डोज आप दे सकते हैं उनको। 18 साल से ऊपर भी बूस्टर डोज फाइजर का लग सकता है। अगर खुदा न खास्ता कोई जवान जिसको कैंसर हो या अस्थमा हो या कोई ऐसी कंडीशन हो जिसकी इम्यूनिटी कम हो गई हो, तो वो पहले 2 डोजों के 6 महीने बाद ये 3rd डोज लगा सकते हैं। ये बात हुई हमारे बूस्टर डोज की जो अवेलेबल है इस वक्त। हमारे पास फाइजर है, मॉडर्ना है और एस्ट्राजेनेका है, जिससे बूस्टर डोज आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे पाकिस्तान में चाइनीज वैक्सीन लगी है, तो जो लोग बाहर जा रहे होते हैं उनके लिए इन वैक्सीन की बूस्टर डोज है। और ये जो 3rd डोज है, बूस्टर डोज है, ये अनपेमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत नॉमिनल पेमेंट रखी है, 1270 रुपीज है, 1270 रुपए, और ये आपने नेशनल बैंक में जमा करवानी है। तो ये पेमेंट की बात होगी। जो फर्स्ट 2 डोज है ये आपके लिए फ्री है, आपके बच्चों के लिए भी फ्री है, और जो बूस्टर डोज है, जो आपने 3rd डोज लेना है, उसके 1270 रुपए आपने पे करने हैं। एक बात ये पूछी जाती है कि कितने अरसे बाद वैक्सीन की इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। तो मिनिमम 2 वीक्स जो है वो आप अनप्रोटेक्टेड होते हैं, और जब आप 2 डोजेस लगा देते हैं तो 2 हफ्ते तक आप फुली वैक्सीनेटेड कंसिडर नहीं किए जाते। 2 हफ्ते बाद आपकी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी शुरू होती है, और 6 महीने तक ये इम्यूनिटी आपकी 6 हफ्ते तक काफी सारी आ चुकी होती है। सो 2 हफ्ते 2 डोजेस लगाने के 2 हफ्ते तक आपकी इम्यूनिटी पूरी नहीं होती, इसलिए आप फुली वैक्सीनेटेड कंसिडर नहीं किए जाते हैं। एक और क्वेश्चन जो अक्सर लोग करते हैं कि भाई मैंने तो वैक्सीन लगा ली है, मैंने बीमारी भी पास कर ली है, तो मैं अब मास्क लगाऊंगा कि नहीं? तो बिल्कुल आप मास्क लगाएंगे, आप आइसोलेशन, आप डिस्टेंसिंग भी करेंगे जब आप गैदरिंग में जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि गैदरिंग में कौन है जिसके पास नॉर्मल वायरस है, कौन है जिसके पास वेरिएंट वायरस है, कौन है जो बगैर वायरस के, कौन है जो पॉजिटिव है, कौन है नेगेटिव है। तो अपनी सेफ्टी को ज्यादा इंश्योर करने के लिए आप मास्क लगाएंगे, आप हाथ धोएंगे, आप डिस्टेंसिंग रखेंगे, और ये आपके बेसिकली सिक्योरिटी लेयर्स हैं। इसको जैसे किसी घर में अगर आप घर का अंदर का दरवाजा है, फिर उसके बाद आपकी चारदीवारी है, चारदीवारी भी दरवाजा है, फिर अक्सर चारदीवारी के ऊपर लोग ये जो बारबेट वायर लगाते हैं, और फिर कोई चौकीदार भी रख लेता है। तो ये आपके सिक्योरिटी लेयर्स है बेसिकली। जितने आप सिक्योरिटी लेयर्स बढ़ाएंगे, इतनी आपकी वल्नरेबिलिटी, जो आपके खतरा है बीमारी से, वो कम होगी। तो मास्क लगाना, हाथ धोना, डिस्टेंस रखना, वैक्सीन लगाना, ये आपके मुख्तलिफ सिक्योरिटी लेयर्स हैं। यू आर स्टॉपिंग द डिजीज बाय मेनी लेयर्स। तो जितनी लेयर्स आप एक्वायर कर सकते हैं, इतनी ज्यादा आप प्रोटेक्टेड होंगे। एक क्वेश्चन आता है कि भाई जब इतने वैक्सीन लोग लगा रहे हैं तो वो तो फिर बीमारी पिला नहीं सकते। तो डेफिनेटली क्वेश्चन किसी हद तक ठीक भी है कि जो डेल्टा वायरस है वो अगर किसी को लग जाता है तो वैक्सीनेटेड लोग भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा स्प्रेड नहीं होता। और यही इसका जो असर है आपने देख लिया कि हमारे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे 4th वेव के बाद हमारे पास डिजीज स्प्रेड जो है, ट्रांसमिशन जो है वो कम है,
क्योंकि लोगों ने मैक्सिमम वैक्सीन लगा दी है। इस वक्त तकरीबन 8-9 करोड़ की आबादी को वैक्सीन पाकिस्तान में भी लग गई है। आप लोग वेबसाइट जो NCUC का देखते रहें, काफी इंकरेजिंग जो हमारे फिगर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैक्सीन कैसे आपके पेंडेमिक को रोकती है? वैक्सीन डेफिनेटली, जब मुझे बीमारी नहीं होगी, मेरे अगले नाइबर्स को नहीं होगी, मेरे कुलीग्स को नहीं होगी, तो बीमारी को फैलने का मौका नहीं मिलेगा। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम स्टिल मास्क पहने गैदरिंग में, हम जितना हो सके फासला रखें गैदरिंग से, और ज्यादा बाजारों में और इन चीजों में जैसे हमारे पहले SOPs थे उसको फॉलो करें। और हाथ धोना, जो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस बीमारी के प्रिवेंशन में, एक हाथ धोना बार बार और एक मास्क पहनना। तो ये दो चीजें तो बिल्कुल हम जाने ना दें, कम से कम अपनी आदतों से। और वैक्सीन तो डेफिनेटली सबने लगा दी है। अगर आपकी वैक्सीनेशन फुल हुई है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको कोविड होता है तो वो बहुत ज्यादा माइल्ड होगा, जैसे कि हमने पहले किया। और वैक्सीनेटेड लोग, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि उनकी डिसीज कम ड्यूरेशन की होगी, इसलिए ज्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, ज्यादा छुट्टियां नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा अपने काम पे गैर हाजिर नहीं रहेंगे। और आपको ये हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से रोकती है। और वैक्सीन जो है आपके हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, आपकी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करती है, आपके बच्चों को, आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करती है। एक जो लफ्ज आपने सुना होगा, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हम उनको कहते हैं जब वैक्सीनेटेड लोगों में कोविड पॉजिटिव आता है। तो ब्रेक थ्रू में माइल्ड डिजीज, माइल्ड मॉडरेट डिजीज हमने देखी है। सिवियर डिजीज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी रिपोर्ट नहीं हुई है नॉर्मल लोगों में। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में डेफिनेटली रिपोर्ट हुई है, लेकिन जाहिर है उनकी इम्यूनिटी कम है, उनके इतने एंटीबॉडीज नहीं थे। लेकिन जो नॉर्मल हेल्थी लोग हैं उनको वैक्सीन काफी हद तक प्रोटेक्ट करती है। When to declare a fully vaccinated against COVID? जब आप 2 डोजेस लगाएंगे और 2 हफ्ते गुजर जाएंगे, या सिंगल डोज वैक्सीन लगाएंगे 2 हफ्ते गुजर जाएंगे, तो यू आर कंसिडर्ड टू बी फुली वैक्सीनेटेड। और ये जो आपकी बॉडी टाइम लेती है वैक्सीन एंटीबॉडीज डेवलपमेंट में, तो ये 2 हफ्ते से तकरीबन शुरू होती है और 6 हफ्ते तक आपकी बॉडी में वैक्सीन पूरी डेवलप हो जाती है। तो वैक्सीन लगाने के बाद आप क्या करेंगे? मास्क लगाना, डेफिनेटली यू हैव टू कंटिन्यू विद इट। आपने हाथ धोने हैं, आपने सेफ रहना है, आपने अपनी फैमिली को सेफ रखना है, और कोशिश करें कि ज्यादा गैदरिंग्स में और ज्यादा रिस्की एरियाज में ना जाएं, और अगर जाना भी पड़े तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। सो ये सारा कुछ था वैक्सीन के बारे में। मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो, नाउ वी कैन गो फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। हो सकता है मैं काफी सारी चीजें मिस कर गया हूं, तो अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आई एम देयर टू आंसर यू। थैंक यू सो मच। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट होगी कि अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ सकते हैं। उसमें यह है कि जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं काइंडली वो हैंड रेस करें, तो बारी बारी सबको जो है ये नंबर दिया जाएगा, तो अपने टर्न पे वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो भी ठीक। मोहम्मद अब्दुल्ला अवैस साहब ने रीड्स पाकिस्तान से हैंड रेस किया, तो अब्दुल्ला साहब आप काइंडली अपना सवाल पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद कि आपने एक बड़ी अच्छे टॉपिक पे आज फिर एक से अपना इसका इनेकाद किया, और हमेशा NHN इसी तरह ही करती है। उम्मीद है कि आइंदा भी इसी तरह हमें मौके और वक्तन अपडेट करती रहेगी। सर मेरा सवाल ये था कि पिछली दफ़ा जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने बताया था कि NIH एक नेज़ल वैक्सीन भी अपना लॉन्च करने जा रहा है, उसका वो अपना कोई एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। तो अगर आपके नॉलेज में है तो आप काइंडली गाइड कर सकते हैं कि नेज़ल वैक्सीन का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है। बहुत शुक्रिया सर। नेजल वैक्सीन अभी तक कोई ज्यादा खातिर खान के इनकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं है, इसलिए इनको अभी उन्होंने लॉन्च नहीं किया। नेजल वैक्सीन इन्फ्लुएंजा के लिए भी लॉन्च कर रहे थे, लेकिन वो भी अभी तक लॉन्च नहीं हुए। तो इस पे काम तो काफी सारी चीजों पे काफी एरियाज में जारी है, लेकिन अभी तक ना तो उसका कोई FDA अप्रूवल है, ना WHO का अप्रूवल है, और ना ये इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। सर मेरा एक सवाल है। जी प्लीज रूबीना। मुझे ये पता करना है कि अगर दोनों डोज वैक्सीनेशन मतलब हो चुकी हो, उसके बाद क्या हम इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवा सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अभी मार्केट में आई है और लगवा सकते हैं, इससे उनका कोई ज्यादा इशू नहीं है। बिल्कुल ये अच्छा सवाल है।
इन्फ्लुएंजा का सीजन आने वाला है और अभी डेंगू के बाद इन्फ्लुएंजा अगला हमारा चैलेंज है कि उसको हम कैसे ओवरकम करें। तो उनकी वैक्सीन इस वक्त मार्केट में एबॉट वाले अवेलेबल है, बाकी जो सोनोफी है या इवेंटस वाले हैं उनके अभी तक नहीं आए, तो आप लगा सकते हैं इन्फ्लुएंजा ओके वैक्सीन। सर, थैंक यू। वेलकम। जी मजीद साहब। जी सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन है, क्या बच्चे जिनकी उम्र 10 या 12 साल से 16 के दरमियान हैं तो वो लगवा सकते हैं, और अगर लगवा सकते हैं तो कौन सी जो है ना वो लगानी चाहिए? गुड। अभी मैंने जैसे आपके स्लाइड्स में भी बताया कि 12 साल से ऊपर आप फाइजर वैक्सीन लगा सकते हैं। अगर 12 साल अभी पूरी ना हो तो उसकी एंट्री भी नहीं होगी, इसलिए उनको लगा नहीं सकते। जी मेरे ख्याल में इस सेशन को अभी क्लोज कर लेते हैं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आप लोगों ने जो है टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल्स में से और इस सेशन को अटेंड किया। बुनियादी मकसद, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन सेशंस का बुनियादी जो मकसद है तो वो वैक्सीन की प्रमोशन है, ठीक है जी, ताकि इस कोविड को, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी जो है यानी मतलब कम्युनिटी में हम पैदा कर लेते हैं तो ना सिर्फ ये कि हम लोग बच सकते हैं बल्कि साथ में हम दूसरे अपने उन कम्युनिटी मेंबर्स को भी बचा सकते हैं जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगा, ठीक है। तो इन वेबिनार्स का जो बुनियादी मकसद है वो जो एक छोटा सा ग्रुप होता है इनको अवेयर करना, लेकिन फिर हम ये इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये आगे कम्युनिटीज में जाकर जो है इन मैसेजेस को जो है वो फैलाएंगे। तो इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और डॉक्टर साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने टाइम निकाला और इस वेबिनार को कंडक्ट किया, अपने नॉलेज है इस हवाले से हमारे साथ शेयर किया। तो इसके साथ ही हम इजाज़त मांगते हैं आप सारे लोगों का एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, हमें ज्वाइन किया और टाइम निकाला। थैंक यू सो मच जी। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी।